एक नाम जो खुद में एक कहानी है और आज से नहीं 200 साल पहले से ही एक ऐसी जगह जो अपने खूबसूरती से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। बादलों से घिरी पहाड़ियाँ, मिठास भरी चाय की सुगंध और एक ऐसी विरासत जो ब्रिटिश इरा से ही जुड़ी हुई है। बट जो चेहरा दुनिया देखती है उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो शायद ही कभी सामने आई हो। दोस्तों, यहाँ के पहाड़ों में सिर्फ हवा ही ठंडी नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों के उम्मीद भी सर्दी की तरह ठिठुर रही है। जो हाथ दुनिया के सबसे महंगे चाय के पत्ते तोड़ते हैं वही हाथ शाम के रोटी के लिए तरसते हैं। बारिशों के मौसम में रात में अच्छी तरह से नींद लेना भी मुश्किल हो जाता है। जो आवाज कभी गोरखालैंड की मांग में गूंज उड़ती थी वो आवाज आज भी एक बेचैनी बनकर हवा में घूम रही है। दोस्तों, मैं वही दार्जिलिंग की बात कर रहा हूँ जो दुनिया भर के लोगों का सपनों का एक हिस्सा है। एक तरफ पोस्ट कार्ड जैसी खूबसूरती तो दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत जो अक्सर नजरों से छुपाई दी जाती है। बट दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक जगह जिसमें हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, जहाँ की चाय दुनिया भर के लग्जरियस होटल्स में सर्व होता है, वो जगह खुद क्यों गरीबी के अंधेरों में डूबी हुई है? कौन जिम्मेदार है? क्या यह सिर्फ एक इकोनॉमिक फेलियर है या फिर इसके पीछे एक पुरानी कहानियां है? एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है ब्रिटिश राज के एक्सप्लॉयटेशन से, जो आगे बढ़ती है राजनीतिक अशांति, भ्रष्टाचार और सामाजिक बेचैनी की कहानी बनकर। क्या यह सब बस एक किस्मत का खेल है या फिर दार्जिलिंग को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया गया है? दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा आगे जाना होगा इन द इरा ऑफ ब्रिटिश। दोस्तों, आज के डेट में दार्जिलिंग में नेपाली भाषी गोरखा कम्युनिटीज है जो अपनी अलग पहचान और गोरखालैंड राज्य की मांग करते रहे हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग की पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 में 18,46,823 लोग है, जहां पर देखा जाए तो लिटरेसी रेट है 79.56%, यानी कि टोटल पॉपुलेशन की 79% लोग ऐसे हैं जो दार्जिलिंग में लिटरेट है। दोस्तों, लिटरेसी का मतलब होता है उस व्यक्ति के पास पढ़ने, लिखने और कम्युनिकेट करने की अच्छी एबिलिटीज है। देन व्हाई इतने सारे लोग लिटरेट होने के बावजूद भी दार्जिलिंग गरीबी झेल रही है। खान-पान अलग है, बंगाली से नहीं मिलते हैं, हमारे रहन सहन अलग है, संस्कृति अलग है। जब हमारे बच्चे एजुकेशन होते हैं तो कोई बड़े पोस्ट में हमारे को कोई जगह नहीं मिलती है। बैंक में जो कोई भी बड़ा जो सरकारी जॉब में सारे बंगाली होते हैं, वहाँ पर जो जितने भी हॉस्पिटल वगैरह सब बंगाली होते हैं, तो हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है। जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल है वो सब बंगाली लोगों को मिलता है। इतना सालों से हम सह बर्दाश्त करते आ रहे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ का आधा से भी ज्यादा पॉपुलेशन टी गार्डन्स की वर्कर्स है, जिनका रोज की कमाई 200 रुपीज के आसपास है। और शॉकिंग बात तो ये है दोस्तों कि मोस्ट पीपल्स आर एजुकेटेड, जिनमें से मास्टर्स तक की भी डिग्री होते हैं किसी किसी के पास तो, और मास्टर्स करने के बाद भी दे आर वर्किंग इन टी गार्डन्स। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्यों इतने पढ़ लिख करके भी लोग, कोई टी गार्डन्स के वर्कर्स है, कोई ड्राइविंग कर रहे हैं या तो कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एंड दूसरा सवाल, क्यों सरकार कोई फैसिलिटीज देना नहीं चाहते हैं यहाँ की कम्युनिटी के लोगों को? दोस्तों, सीधा भाषा में देखा जाए तो सरकार जानबूझ करके यहाँ के लोगों के साथ मैनिपुलेशन की गेम खेल रहे हैं। दोस्तों, यदि दार्जिलिंग के लोगों को अच्छे फैसिलिटीज देना शुरू कर देंगे, क्रिएटिव बनाना शुरू कर देंगे, जॉब्स की पोजीशन देना शुरू कर देंगे, तो यहाँ के लोग पावरफुल बनना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा, इंफॉर्मेटिव बनना शुरू करेगा, जो कि सरकार नहीं चाहता है। क्योंकि वो लेबर जो कि 200 रुपीज में टी गार्डन में काम
काम कर रहे हैं 8-8 घंटा 12-12 घंटा, अब सरकार को वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो ड्राइवर महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हैं वो सरकार को मिलना मुश्किल हो जाएगा, जो सरकार ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता है। इसीलिए ना तो यहाँ के लोग डॉक्टर्स बनते हैं और ना ही कोई IAS ऑफिसर्स है और ना ही कोई अच्छा जॉब्स की पोजीशन में है। दोस्तों यहाँ पर रोड्स थर्ड क्लास क्वालिटीज की बनाई जाती है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की रोड ऐसे जगह पे बनाई जाती है जहाँ पर टूरिस्ट पहुँचती है और जहाँ पर मेहनत करने वाली जनता है वहाँ पर थर्ड क्लास क्वालिटी की चीजें बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहते ही नहीं है यहाँ के लोग भी डेवलप्ड हो जाए। सरकार चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर अच्छा रोड्स बने, बड़े IT कॉलेजेस बने, बड़े हॉस्पिटल्स बने, यूनिवर्सिटीज बने और बड़े बड़े इंडस्ट्री बने। सरकार उन्हीं चीजों को खाली प्रमोट कर रहे हैं जहां पर उनका फायदा हो रहा है, जैसे कि होम स्टे बिजनेस, टूरिज्म, होटल्स। क्यों? क्योंकि इन सब के रेवेन्यू सरकार के पास जाती है और जहां पर आम मजदूर करने वाले जनता है वहां से उन लोगों को कोई रेवेन्यू नहीं जाता है, इसीलिए वहां के डेवलपमेंट बहुत लो है। लामाडा इज अ मॉडल ऑफ होम स्टे पॉलिसी और अभी तो हर जगह में है। हम लोग चाहते हैं और बढ़े, घर घर में होम स्टे हो, तो आप लोगों का घर में बैठ के आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको बाहर में जाने का जरूरत नहीं है। दोस्तों दार्जिलिंग टूरिज्म के अकॉर्डिंग पर ईयर लगभग 6 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट एंड 30,000 फॉरेनर्स टूरिस्ट विजिट करते हैं दार्जिलिंग की ब्यूटी को देखने के लिए। दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पर पर्सन की एवरेज ट्रिप की बजट देखा जाए तो अराउंड 7,500 से लेकर 17,500 तक का होता है और यदि लग्जरियस ट्रिप करना चाहे तो लगभग 16,500 से लेकर 43,590 रुपीज तक का बजट होता है और ये भी 3 से 4 दिन का ट्रिप की। और बता दूं दोस्तों आपको मैं, इनमें से और भी बहुत सारे खर्चे इंक्लूडेड नहीं है। दोस्तों आप हिसाब लगा सकते हैं कि पर ईयर कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा टूरिज्म से खाली, तो इतना पैसा जा कहाँ रहा है? ये सब कहीं ना कहीं सरकार के पास ही जा रहा है। बट सरकार इतने पैसों का कर क्या रहा है? ना तो हॉस्पिटल्स बना रहा है और ना तो कोई बड़ी स्कूल्स बन रहा है, ना तो IT कॉलेजेस है और ना ही कोई यूनिवर्सिटीज बन रहा है। और जो बन भी रहा है ना, वो बन रहा है थर्ड क्लास क्वालिटीज की, जो 1 साल भी नहीं टिक पाता है। दोस्तों इकोनॉमिकली दार्जिलिंग दुनिया के सामने मोस्ट पावरफुल है, बट अंदर डीपली देखा जाए तो एक गुड़िया के जैसे है। बाहर से बहुत सुंदर बट अंदर से खोखला है और इनको खोखला बनाने वाला और कोई नहीं है, हमारे वस्त्रशारी भगवान है, जो प्रकट होते हैं इलेक्शन के टाइम पर और इलेक्शन खत्म होने के बाद फुस हो जाते हैं। दोस्तों अब इन सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों, और वो है अलग स्टेटहुड, गोरखालैंड, जिसकी मांग आज से नहीं इंडिया आजाद होने से पहले से ही है। 1907 में फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग हिल्स मेन एसोसिएशन के द्वारा इस मांग को किया गया था और आज 117 साल बीत चुका है, फिर भी गोरखालैंड नहीं मिल पाया। दोस्तों इस मांग के लिए एक बार खाली नहीं कई बार लड़े हैं हमारे गोरखी कम्युनिटीज के लोग, बट सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्यों सरकार गोरखालैंड नहीं देना चाहते हैं? दोस्तों इसका रीजन सिंपल है, यदि सरकार ऐसा कदम उठाएगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा वेस्ट बंगाल सरकार को, क्योंकि जो रेवेन्यू दार्जिलिंग से आ रहा है वो अब वेस्ट बंगाल सरकार का नहीं होगा। इसीलिए वेस्ट बंगाल सरकार कभी भी नहीं चाहते हैं दार्जिलिंग को अलग स्टेटहुड देना। दोस्तों आज दार्जिलिंग ऐसे मेजर प्रॉब्लम से जूझ रही है जो शायद किसी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी सरकार इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। पावर्स तो है सरकार के पास इन सब चीजों को करने का, बट फिर भी नहीं करते हैं। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पीक
टॉप पे है अनएम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी तो ना के बराबर ही मिलते हैं यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को। कोई हायर पोजीशंस पे जॉब नहीं मिल रहे हैं, और मिल भी रहा होगा ना तो बहुत से बहुत कम लोगों को। और जो इंडस्ट्री यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना, वो इंडस्ट्री आज की डेट पर ताला मार कर भाग रहे हैं एम्प्लॉइज का पैसा खाकर। शायद आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और सरकार इस चीज को देखते हुए भी चुपचाप से बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी सरकार का टाइम नहीं है कुछ करने का। सरकार का टाइम आएगा इलेक्शन के टाइम पर। दोस्तों, मैं हेल्थ की बात करूँ ना तो ना अच्छा क्लिनिक से ना अच्छा हॉस्पिटल से, और यदि है तो सब प्राइवेट, जहाँ पर हम जैसे मिडिल क्लास को जाना मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? दोस्तों, गांव के सेवा के लिए एक एम्बुलेंस भी नहीं है, हॉस्पिटल तो दूर की बात। दोस्तों, हमारे यूथ जो भाई बहन पढ़ रहे हैं ना, वो आज की डेट में भी बाहर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे जाकर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी अच्छा कॉलेजेस है ही नहीं। वो लोग बहुत पैसा खर्च करके सिलीगुड़ी, सिक्किम, कोलकाता जाकर के अपने पढ़ाई को पूरी करते हैं। वो लोग मजबूरन होकर के दूसरी सिटीज और डिस्ट्रिक्ट जाकर के पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ना अच्छा रोड से ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से, सड़क का बुरा हाल है, बिजली की कमी है, पानी की कमी है, इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी है, हर चीज का कमी है। दोस्तों, सरकार को बस होम स्टे और टूरिज्म दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमारे दार्जिलिंग का सिचुएशन ऐसा है ना, यदि कोई बंदा 20 से 25 साल पहुंच जाता है और पढ़ा लिखा है तो उनको मजबूर होकर के अपने घर को छोड़कर बाहर जाकर काम करना पड़ता है। और यदि वो बंदा पढ़ा लिखा ना होना तो उनको मजबूरन होकर के अपने घर को चलाने के लिए मजदूरी का काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये हर घर का एक मजबूरी है दार्जिलिंग में। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि ये सिचुएशन कब बदलेगा? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? दोस्तों, ये मिट्टी सिर्फ चाय का स्वाद नहीं, एक पूरी पीढ़ी का दुख सहमती है। ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत दृश्य ही नहीं, एक इतिहास की गवाह है, शोषण का, संघर्ष का और एक ऐसी लड़ाई का जो आज भी जारी है। दोस्तों, हमने सुना है कि समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन हमारे दार्जिलिंग के लोग कितने सालों से वही सवाल लेकर बैठे हुए हैं, बट बदलाव कब आएगा? दोस्तों, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहानी लिखा जा रहा है हर उस हाथ से जो मेहनत करके चाय के पत्ते तोड़ते हैं, हर उस आवाज से जो अपने हक के लिए उड़ती है, और हर उस इंसान से जो इस पहाड़ों को सिर्फ देखने नहीं बल्कि समझने भी आते हैं। दोस्तों, ये पहाड़ का दुख अभी भी पुकार रहे हैं, और शायद इस बार कोई सुन रहा है। आई होप आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे।